उन्हें भगवत गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन ने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने पूरी भगवत गीता को ओरिजिनल पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीख डाली। कई लोगों के मुताबिक वो 20वीं सदी के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक थे। वैसे अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले प्रोजेक्ट की लीडरशिप ना एक्सेप्ट की होती तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे अलग होते। शायद हिटलर जीत जाता और दुनिया तबाही के किस मंजर से गुजरती ये हम सोच सकते हैं। वैसे दुनिया कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज नाम की धीमी तबाही से अब भी जूझ रही है। जब दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की एक पंक्ति प्रॉपरली संस्कृत में कही थी। दोस्तों, नाम से शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कहानी किसकी है। स्टडी आईक्यू पर आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, और ये भी जानेंगे कि भगवत गीता का वो कौन सा श्लोक था। पर कोशिश ये रहेगी कि हम रॉबर्ट के उस पहलू को ज्यादा समझें जो दुनिया को अपनी डिप्रेशन के बावजूद बचाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस सच की एक जीती जागती तस्वीर है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो वो सो कॉल्ड नेगेटिव और नाहिलिस्ट ही हो। तो आइए जानते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। सिविल वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, और वो भी बिना किसी देश को गुलाम बनाए। छोटा सा एग्जांपल ये समझिए कि अमेरिका ने 12 सालों के अंदर तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइंस बिछा दी थी। ग्रोथ होने पर बहुत से यूरोपियंस भी वहां इमिग्रेट हुए। उन इमिग्रेंट्स में एक कपल भी था, जूलियस और बेला ओपेनहाइमर। न्यूयॉर्क की एक मिल में जूलियस को काम मिल गया। इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपने काम के बलबूते पे एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिली। 22 अप्रैल 1904 को जूलियस और बेला के यहाँ रॉबर्ट का जन्म हुआ। इस वक्त तक जूलियस एक वेल्दी बिजनेसमैन बन चुके थे और न्यूयॉर्क में अपना एक बंगला बना लिया था। रॉबर्ट को पढ़ना बहुत पसंद था, इतना कि रॉबर्ट ने 3rd और 4th ग्रेड को एक साथ कंप्लीट किया और 8th में आधे साल में ही पूरी किताबें खत्म कर उसका एग्जाम भी क्लियर किया। साहित्य और मिनरल्स की स्टडी में रॉबर्ट को बहुत इंटरेस्ट था। जब रॉबर्ट 5 साल के थे तब छुट्टियों में पूरी फैमिली जर्मनी गई। वहां उनके दादा ने उन्हें अलग अलग किस्म के पत्थरों से भरा एक बास्केट दिया था, और तभी से उन्हें मिनरल्स में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। इतनी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क में मिनरोलॉजिकल क्लब ज्वाइन कर लिया था। उनकी लगन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल बाद क्लब में 12 साल की उम्र में रॉबर्ट ने मिनरल्स पर एक साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किया था। हम और आप अक्सर बचपन की यादों में दोस्तों को जरूर याद करते हैं, लेकिन रॉबर्ट को ये खुशनसीब फितरत नहीं मिली थी। तेज दिमाग और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से खाने, रहने, चलने की वजह से स्कूल के दोस्तों में घुलने मिलने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। अपने इंग्लिश टीचर को एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वो स्कूल में बहुत अकेला महसूस करते हैं। स्कूल के बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रॉबर्ट ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। इंडिया में अक्सर साइंस के कंपैरिजन में आर्ट और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई को लोग थोड़ी नीची नजर से देखते हैं। ये सच कहीं लिखा नहीं है पर मौजूद है। मजे की बात, हार्वर्ड का एक नियम था कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को आर्ट, लिटरेचर या फिलॉसफी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट ने भी इन स्ट्रीम्स की पढ़ाई की और उनका इनमें इंटरेस्ट जागने लगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे ऑनर्ड ग्रेड सुमा कम लॉर्ड से रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम करने के लिए अप्लाई किया। वहीं रदरफोर्ड, जिन्हें एटम के न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूक्लियर फिजिक्स के अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। दुनिया में फिजिक्स की कई रेप्यूटेड लैब्स में से एक है कैवेंडिश लैब। रदरफोर्ड रॉबर्ट के लैबोरेटरी के इनकम्प्लीट काम की वजह से उन्हें लेना नहीं चाहते थे। रॉबर्ट के हार्वर्ड के प्रोफेसर पर्सी ब्रिजमैन ने उनकी जीनियस की वजह से उनके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा। फिर कैम्ब्रिज के ही दूसरे फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रॉबर्ट को अपने साथ रखने का फैसला किया। पर थॉमसन ने एक शर्त रखी कि ओपेनहाइमर लेबोरेटरी के सारे असाइनमेंट्स पूरे करेंगे। बहुत ज्यादा काम के दबाव की वजह से रॉबर्ट को स्ट्रेस को हैंडल करने में काफी मुश्किल आती थी। वो चेन स्मोकर हो चुके थे। काम की वजह से कई बार वो खाना भी छोड़ देते थे और जिसकी वजह से उन्होंने काफी वेट लूज किया था। 1926 में उन्होंने फिर कैम्ब्रिज छोड़कर जर्मनी की रेप्यूटेड गोटिंगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अप्लाई किया।
यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट एनरिको फेर्मी, वर्नर हिंसबर्ग, वुल्फगैंग पॉली और एडवर्ड टेलर जैसे जीनियस क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट से भरा पड़ा था। 16 से ज्यादा रिसर्च पेपर स्टैब्लिश करने के साथ मात्र 23 साल की उम्र में इस साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली। इसके बाद ओपेनहाइमर ने यूएस वापस जाकर बर्कली में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट को क्वांटम फिजिक्स में इतना मजा आता था कि कई बार वो लेक्चर्स एक्सटेंड कर देते थे, लेकिन ये स्टूडेंट्स को अक्सर रास नहीं आता था। दूसरा, कई बार वो टॉपिक्स को एक चैनलाइज तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। उनके दोस्तों के मुताबिक स्कूल के टाइम से ही सोशली ना घुल पाना भी इसकी एक वजह बना। अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बार तो सेमेस्टर के आखिर हफ्तों में सिर्फ मात्र एक स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस क्रेडिट पूरा करने के लिए उनकी क्लास आता था। बाद में उन्होंने पढ़ाने के तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और फिर वो अपने काम में माहिर हो गए। अमेरिका की ड्रामा और थिएटर इंडस्ट्री में एक बहुत ही रसूख वाला नाम था फ्रांसिस फर्ग्यूसन। फ्रांसिस ने थिएटर और ड्रामा के एंथुसिस्ट के लिए कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से द आइडिया ऑफ द थिएटर बहुत ही ज्यादा फेमस है। फ्रांसिस रॉबर्ट के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका माइथोलॉजी में काफी लगाव था। 1930 के बाद रॉबर्ट की मेंटल सिचुएशन कुछ स्टेबल नहीं थी। वो कुछ ऐसे हो चुके थे कि जब उनके दोस्त फ्रांसिस ने कहा कि वो अपनी लवर से शादी करने जा रहे हैं, रॉबर्ट उनका गला दबाने पर आ गए थे। लेकिन फिर अचानक से रॉबर्ट को लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है और उसके बाद उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी शुरू की। ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट को फ्रांसिस एज ए लवर पसंद थे। लिटरेचर के एक प्रोफेसर की बेटी जीन टेटलॉक से रॉबर्ट का रिलेशन था। दोनों के कई मामलों में एक जैसे पॉलिटिकल विचार थे और दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा से थोड़े प्रभावित थे। लेकिन जब रॉबर्ट ने रशिया में स्टालिन के कई तानाशाही भरे फैसलों को देखा तो उनका कम्युनिज्म से भरोसा उठ गया। टेटलॉक और रॉबर्ट का रिलेशनशिप तकरीबन 3 साल तक चला और उसके बाद दोनों अलग हो गए। 1940 में रॉबर्ट ने एक मेडिकल रिसर्चर कैथरीन प्यूनिंग से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। होलोकास्ट, जेनोफोबिया, पोग्राम, ये सारे अल्फाज हिटलर के तानाशाही भरे समय में यहूदियों के लिए नासूर बन चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के ऑलमोस्ट 1 साल पहले दिसंबर 1938 में 2 जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की। न्यूक्लियर बॉम्ब का बेसिस यही फिजन थ्योरी है, जिसमें न्यूट्रॉन से यूरेनियम के एक बड़े मास को 2 पार्ट में तोड़कर बॉम्ब बनाया जाता है। इस ब्रेक में मैसिव एनर्जी रिलीज होती है जो एक तरह से बॉम्ब का काम करती है। 3 हंगेरियन साइंटिस्ट लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और यूगेन विग्नर को यह डर था कि अगर हिटलर के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तीनों ही साइंटिस्ट ज्यूज थे। सिलार्ड और विग्नर ने यह तय किया कि वो अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इसके बारे में लेटर के जरिए बताएंगे। दिक्कत यह थी कि दोनों ही उस वक्त एक लिहाज से छोटे साइंटिस्ट थे और यूएस का प्रेसिडेंट उनकी बात क्यों सुने। फिर दोनों ने एल्बर्ट आइंस्टीन को राजी किया। आइंस्टीन, जो एक यहूदी थे, हिटलर के मास किलिंग से बचने के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन ले चुके थे। लेटर आइंस्टीन के नाम से गया, जिसमें सिलर्ड और बाकी कई साइंटिस्ट के सिग्नेचर थे। उस लेटर को पढ़ने के तुरंत बाद रूजवेल्ट ने एक टीम बनाने को कहा जो इस पर काम करे। रूजवेल्ट के ऑर्डर के बाद पूरी टीम के लीडर उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स हुए। वर्जीनिया में सिचुएटेड यूएस पेंटागन ग्रोव्स के ही विजन की डेन है। ग्रोव्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टीम हेड रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया। बहुत से लोग इस बात से सरप्राइज भी थे कि एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर को ग्रोव्स ने इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की कमांड क्यों दी, लेकिन रूजवेल्ट को ग्रोव्स पर पूरा भरोसा था। ग्रोव्स जानते थे कि इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक सिर्फ रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही लेकर जा सकते थे। ग्रोव्स का कहना था कि अगर ये सारा खेल न्यूट्रॉन से ट्रिगर होने वाले बॉम्ब का है तो जिम्मेदारी उस इंसान को दी जानी चाहिए जो इसमें माहिर है, लेकिन उससे ज्यादा इन सारे प्रोसेस से उस लीडर का तगड़ा लगाव हो। ग्रोव्स का इशारा पूरी तरह से ओपेनहाइमर की तरफ था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया। कई लेजेंड्स के मुताबिक ग्रोव्स ने शहर के नाम पर इसे इसलिए भी रखा ताकि एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन वर्क लगे। सिलार्ड, एनरिको फेर्मी, आइंस्टीन, एडवर्ड टेलर, रिचर्ड फेमन जैसे साइंटिस्ट को लेकर पूरे 15 साइंटिस्ट की टीम बनी, जिसकी लीडरशिप ओपेनहाइमर को दी गई। एडवर्ड टेलर को ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। हालांकि टेलर इस टाइटल को पसंद नहीं करते थे। इन सभी से जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। बॉम्ब के पूरे प्रोसेस के लिए एक अनपॉपुलेटेड एरिया चाहिए था।
अपने बचपन के दिनों में फैमिली के साथ ओपेनहाइमर न्यू मैक्सिको के पठारी रीजन्स में छुट्टियों के लिए जाया करते थे। रॉबर्ट ने प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया था कि बॉम्ब का टेस्ट न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में होगा। नाम दिया ट्रिनिटी यानी गॉड, उनके बेटे के तौर पर जीसस और होली स्पिरिट। इसके लिए लॉस एलामोस में प्रॉपर फैसिलिटी बनाई गई जहां साइंटिस्ट और मिलिट्री के लोग साथ रहते थे। पूरी फैसिलिटी में लोगों की तादाद जो 1942 तक महज 100 के आसपास थी, 1945 तक वहां 6000 लोग रहने लगे थे। रॉबर्ट की न्यूक्लियर फिजिक्स से भी ज्यादा बड़ी खूबी ये थी कि वो सारा प्रोसेस आर्मी के लोगों को उनकी जुबान में बता ले जाते थे। 1942 के शुरुआती दिनों में उन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन करने में काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन ये बात एक अचीवमेंट जैसी है कि जो प्रोफेसर कभी ठीक से पढ़ा नहीं पाता था, बाद में आर्मी के लोगों को भी समझा रहा है। प्लूटोनियम एनरिच्ड बॉम्ब के डिटोनेशन के लिए 16 जुलाई 1945 की तारीख तय की गई। इस प्रोजेक्ट की सहमति देने वाले यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की 12 अप्रैल 1945 को ही ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई। वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑफिस संभालने के बाद इस टेस्ट को मंजूरी दी। सुबह ठीक 5:30 बजे दुनिया का पहला एटम बॉम्ब डिटोनेट किया गया। यहाँ बात डिटोनेशन की है, वॉर में इस्तेमाल की नहीं। पूरा नजारा कुछ ऐसा था कि एक मशरूम के जैसे लाइट का बहुत ही बड़ा सोर्स हो, जैसे कई हजार सूर्य के प्रकाश के जैसे। डिटोनेशन इतना तगड़ा था कि रॉबर्ट के मुंह से अपने आप ही भगवत गीता के 11 चैप्टर का 12th श्लोक संस्कृत में निकला था। श्लोक था, दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपादा यदि भा सदऋषि सस्याद भाषा तस्य महात्मनः। यानी जैसे मानो आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से जो भी प्रकाश पैदा हो, वो भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के जैसा शायद ही हो। ओपेनहाइमर का इस श्लोक से कॉन्टेक्स्ट था कि जैसा धरती पर 1000 सन्स एक साथ चमक रहे हों। उसी चैप्टर के 32nd श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हुए ओपेनहाइमर ने कहा, जिसका अर्थ था कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रॉबर्ट ने ऐसा कई मौकों पर कहा था कि जिस हद तक उनकी जिंदगी को भगवत गीता ने बदला है, उतना शायद ही किसी और किताब ने किया हो। इतना ही नहीं, कई लेजेंड्स के मुताबिक यूएस के फेमस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के फ्यूनरल पर भी उन्होंने भगवत गीता के ही श्लोक को संस्कृत में पढ़ा था। डिटोनेशन के बाद ओपेनहाइमर कई दिनों तक बहुत कम बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने न जाने किस चीज को बना दिया है। उनके अंदर एक डायलेमा सा था कि अगर नहीं बनाता तो हिटलर बना देता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय गिराया गया और दूसरा बॉम्ब फैट मैन 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी में हुई बॉम्बिंग से रॉबर्ट को एक गहरा धक्का लगा। उनका मानना था कि ये बॉम्बिंग जरूरी नहीं थी, लेकिन वॉर जनरल्स के मुताबिक जापान हिरोशिमा की बॉम्बिंग के बाद भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए दूसरा बॉम्ब गिराया गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और ओपेनहाइमर को इसके बोर्ड का मेंबर बनाया गया। 1949 में रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया था। यूएसए और सोवियत के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। दोनों ही देश एक आर्म्स रेस में लग चुके थे, जिसका ओपेनहाइमर को डर भी था। ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट का बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि कोई भी देश इसे बनाए, ये मैनकाइंड के लिए एक खतरा ही रहेगा। अब जाहिर है कि यूएसए भी उस दायरे में आएगा। यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को ये बात पसंद नहीं आई और ओपेनहाइमर को कमीशन के बोर्ड से हटाने को कहा गया। यहाँ तक कि बगैर उन्हें बताए उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया। अतीत में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने की वजह से कोल्ड वॉर के समय रॉबर्ट को कई बार एफबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के सामने भी खड़ा होना पड़ा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की वो इंटरेस्टिंग सी बात कि उन 15 साइंटिस्ट में 12 यहूदी थे, इंक्लूडिंग रॉबर्ट। किसी भी कम्युनिटी से इतनी अंधी नफरत नहीं करनी चाहिए कि उस कम्युनिटी के अच्छे लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसका नतीजा पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दे। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में तबाही की जिद ना करता तो शायद न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज बॉम्ब के बजाय ओनली पावर जनरेशन में होता, जो एनरिको फेर्मी का भी विजन था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी के प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू राइडर से रॉबर्ट ने सिर्फ इसलिए संस्कृत सीखी थी ताकि भगवत गीता को पूरी तरह समझ सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। उम्मीद है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की इस कहानी से आपको एक रैशनल जानकारी मिली होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।